आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। तो यहाँ हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश की। गुलाम वंश में सारी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएंगी। ये घटना चक्र का 2023-24 का एडिशन चल रहा है आपके पास। और जो भी एग्ज़ाम लगे आपके यूपी पीसीएस आर ओ एससी आर ओ एपीएस का फॉर्म आ गया है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर की जाएंगी। घटना चक्र ऐसी चीज़ है जिससे आप जो रिवीजन बहुत फास्ट कर सकते हैं। पढ़ाई आपने पूरे साल की है लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना है। तो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। तो भैया यहाँ हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश की बात की जाएगी। इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। उसमें मुसलमानों का उदय है, ठीक, पार्ट 1 है मिडिवल हिस्ट्री का, ये पार्ट 2 है। और इसी तरह से आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी सबके जो है घटना चक्र के वीडियो देखने को मिलेंगे। और यूपी पीएससी का आर ओ हो, एचसी वाला आर ओ हो, या आपका एपीएस हो, जितने भी लगे हुए हैं एग्ज़ाम आपके, सबके लिए रिवीजन के लिए घटना चक्र बहुत बढ़िया है। सारे क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाते हैं। कान में लीड लगा करके 2 से 3 बार अगर आप सुन भी लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। पढ़ा आप लोगों ने बहुत कुछ है लेकिन रिवीजन नहीं मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सिस्टम समझिए, रिवीजन मारेंगे तो आपका जो क्वेश्चन छूट रहे हैं वो आपको कवर हो जाएंगे। तो यही सब चीज़ें हैं। फ़िलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आव बाँव साँव करने से काम चलेगा नहीं। पढ़ाई करेंगे ना तभी रिजल्ट आएगा तगड़ा वाला। और माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, माता जी को तीर्थ यात्रा पे ले जाना है, ठीक, बहन की शादी करनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर हैं। ये चीज़ हम समझते हैं। तो इसीलिए कहते हैं रिवीजन मारिए भैया, रिवीजन मारिए, नौकरी लीजिए। नौकरी की बहार आने वाली है 2024 में। इधर आपके बड़े वाले एग्ज़ाम जो लगे हैं उसके बाद छोटे एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं। तो भैया यूपी पीसीएस को भी टारगेट बना सकते हैं जिन्हें बनाना है। घटना चक्र बहुत ही ज़रूरी है, प्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश चलता है 1206 से 90 तक, ठीक, 1206 से लेकर के 90 तक ये आपका गुलाम वंश चलता है। और गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम जो हैं वो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। ये बात भी आपको पता है क्योंकि मोहम्मद गौरी, इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। तो मोहम्मद गौरी जो होते हैं अपने सभी विजित क्षेत्रों को अपने जो उसका प्रिय गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सौंप करके वो चले जाते हैं अपने गजनी, ठीक। आपके 1194 में युद्ध होता है चंदा और 1196 में चले जाते हैं। 1206 में होता है खोखरों का विद्रोह, तो उसे दबाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर अपना देखते हैं, खोखरों का विद्रोह वगैरह दमन वगैरह करते हैं। और फिर जब लौट कर जा रहे होते जख्मी हो जाते हैं तो गली में उनकी देमक नाम के स्थान पे उनकी मृत्यु हो जाती है। समझिए बात को। तो जिसका संस्थापक, जो गुलाम वंश का संस्थापक है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ठीक। ये कुतुबी वंश का था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे, फिर भी मतलब जो भी आपके जैसे कुतुबी वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये कुतुबी वंश का था। जो इल्तुतमिश होगा वो इलबरी तुर्क होगा, तो इसी बलबन अलग तुर्क होता है। तो इस तरह से सबके वंश अलग अलग हैं लेकिन जो है सभी तुर्क हैं, इसीलिए गुलाम वंश कहा गया है, ठीक। सभी तुर्क जनजाति से आते हैं, मतलब आपकी गजनी से। तो साथ ही वो स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के साथ स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या मामुलुक सुल्तान, तो गुलाम वंश को भैया क्या कहा जाता है, मामुलुक वंश भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना, जहन में बैठा लेना। मामुलुक वंश से क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी डिकोड करता चलूँगा। अगर आप लोग पेन और रफ कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट करते रहिए। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 10 तक इसका टाइम पीरियड था, 4 साल के लिए। ये शासन तो 1196 से कर रहा है, लेकिन जो इसे शासन का मतलब सौंपा गया, मृत्यु जब हुई ना मोहम्मद गौरी की, तब इसके पास सिस्टम आया पूरा कि हाँ अब हम जो है, जो अमीर और विशिष्ट जन थे उन्होंने कहा कि अब भैया तुम राज्याभिषेक कर लो, क्योंकि मोहम्मद गौरी चले गए हैं। तो अभी तक तो तुम गवर्नर टाइप थे, ठीक, क्योंकि वो वहाँ से सिस्टम बता रहे थे कि तुम ये करो वो करो, लेकिन अभी तुम फ्री हो गए हो।
तो ऐबक एक क्या था, तुर्क जनजाति था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कोकी ने एक दास के रूप में ख़रीदा था। पढ़ाया लिखाया इन्होंने, जो अब्दुल अजीज़ कोफ़ी थे, और पढ़ा लिखा के बढ़िया होनहार बनाया। और उसके बाद में मोहम्मद गौरी को ये पसंद आ गया और उन्होंने इसे ख़रीद लिया। तो ये चीज़ें कुरान, मतलब ये ऐबक के ऊपर पूरा वीडियो भी बना है हिस्ट्री का, आप जाके देख सकते हैं। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता है। भाई फ़खर जो काजी थे, काजी लोग का काम क्या है, मतलब कुरान उरान पढ़ना, सिस्टम बनाना। तो ऐबक जो है वो सुरीले स्वर में कुरान का पाठ पढ़ता था, क्योंकि इन्हीं के अंडर में था, तो इसीलिए इसका नाम बन गया कुरान खां। इनका नाम हातिम ताई भी पड़ा हुआ है। हातिम ताई भी ऐबक को कहा जाता है, ठीक। लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि लाखों का दान करता था। एक बार में खुश हो जाता था, कहते ले जाओ 1 लाख रुपए तुम ले जाओ। तो इस तरह काम ये करता था। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, ठीक। और जहाँ उसको गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया, ठीक। और गौरी ने उसे कहा कि तुम आमिर ए आखुर के पद पर तुम्हें हम बैठा रहे हैं। तो गौरी ने उसे आमिर ए आखुर, मतलब अस्तबल का प्रधान, आमिर आखुर समझते हैं, अस्तबल का प्रधान मतलब एक बड़ी पोस्ट होती है। ये मान के चलिए कि भारत में जैसे रक्षा मंत्री हैं, तो सब हथियार का सिस्टम वही देखते हैं, ठीक। तो उसी तरह से जो अस्तबल का प्रधान, घोड़े के बिना तो युद्ध कर नहीं सकते हो, तो पूरा का पूरा घोड़ा वाला सिस्टम अब आ गया ऐबक के अंडर में। तो गौरी ने जब उसके ऊपर खुश हुए तो उसे आमिर आखुर की, ये शब्द आपको कई बार देखने को मिलेगा पूरी मिडिवल हिस्ट्री में, आमिर आखुर, अस्तबल का प्रधान, याद रखना। ओके। उसने अपना राज्याभिषेक गौरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया। ऐबक की राजधानी थी लाहौर। उसने कभी भी दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया, क्योंकि वो होशियार बंदा था, क्योंकि जानता था मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, एलदोज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो एलदोज बैठा हुआ था गजनी में वहाँ, ठीक। कुबाचा को कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर लिया, अपनी बहन की शादी कर ली, अपना जीजा बना लिया। तो वो चुप हो गया, ठीक। और उसे मुल्तान और सिंध पर बैठा दिया गया, कुबाचा को, वहाँ पर वो अपना राजपाट करने लगा। तो इस तरह से ऐबक ने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि अब सुल्तान की उपाधि धारण करते तो सब लोग समझते यार सब तो यही लूट रहा है, मतलब पूरा क्रेडिट यही ले जा रहा है, जबकि हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के साथ भी काम किया। तो इसीलिए लाहौर तक ही सीमित रहा। जब ये मरा है ना, तो इसकी कब्र भी जो है इसकी लाहौर में है, ठीक। ये भी याद रखना, मकबरा इसका लाहौर में ही है। इल्तुतमिश का दिल्ली में है, वो बात करेंगे, लेकिन इसका मकबरा लाहौर में। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवी धारण की, ठीक। मलिक और आमिर आखुर के पोस्ट पे था, मतलब नौकरी जो मिली थी उसे आमिर आखुर की मिली थी, ये मतलब अस्तबल का प्रधान था। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद जो हैं वो 1208 में आते हैं, क्योंकि 1206 में मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गौरी की, और 1208 में आकर ऐबक को दास्ता से मुक्त कर देते हैं। बेटा अब तुम दास्ता से मुक्त हो, तुम दास नहीं हो। और उसके 2 साल बाद बेचारा चल बसता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अपनी उदारता के कारण ही कुतुबुद्दीन ऐबक अधिक दान करता था, और इसीलिए उसे लाखों का दान देने वाला, मतलब लाख बख्श भी कहा जाता था, ठीक। लाख बख्श, हातिम ताई, और एक नाम क्या है पता है कुतुबुद्दीन ऐबक का? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हमने बताया कुरान खान, मतलब कुरान का पाठ वो सुरीले स्वर में करता था। इसने बनवाया क्या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो भारत में सबसे पहले जो तुर्कों ने मस्जिद बनवाई उसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये मस्जिद जो कुतुब मीनार है उसके जस्ट आगे आपको देखने को मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि 27वां हिंदू जैन मंदिर जो था उसको तोड़ करके बनाया गया, क्योंकि उसमें पूरे साक्ष्य मिलते हैं देवी देवताओं के, और मंत्र वगैरह मिलता है अभी भी। और सिस्टम यही था इन मुस्लिमों का कि जो भी आते थे आक्रमणकारी तुर्क अरब, ये जो भी मोनूमेंट होते थे अपने यहाँ के, जो भी निर्माण हुए होते थे उन्हें तोड़ते थे, उसमें थोड़ा अपना डिजाइन डालते थे और बस कहते थे इसे हमने बनाया है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तुर्कों द्वारा बनाई गई भारत में पहली जो है मस्जिद है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, और 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, ऐसा जो है कहा जाता है, ठीक। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, और ये आपका संस्कृत
विश्वविद्यालय था, उसे तोड़कर बनाया गया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जिसे पूरा कराया है इल्तुतमिश ने। इसने पहली ही मीनार खड़ी करवाई थी, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश जब बैठते हैं गद्दी पर तो कहते हैं चलो अब हम इसे पूरा कराएंगे। तो समझिए बात को, तो इल्तुतमिश उसे पूरा कराते हैं। अब आगे चलते हैं भैया। फिरोज शाह तुगलक, देखो पहली मंजिल जो इसने बनवाई थी, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल जो है वो आपकी इल्तुतमिश ने बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंच गई। ठीक, तो जब हानि पहुंच गई ना, तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल की बनवाई, उसके साथ में 2 मंजिल का निर्माण और भी करवाया। चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण करवा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। घोड़े ऐसे होते हैं बहुत सारे, उस पर सब लोग बैठे होते हैं, एक बीच में गेंद होती है, उस गेंद को एक पॉइंट पे ले जाना होता है, खो खो टाइप का गेम होता है। और ऐसा माना जाता है कि वो घोड़ा जो था उसने इन्हें गिरा दिया और लात वात मार करके इनको ख़त्म कर दिया। घोड़ा जो था ऐसा माना जाता है कि कर्ण सिंह का था, कर्ण सिंह को उन्होंने बंदी बनाया था। घोड़े का नाम सुब्रक था और सुब्रक मालिक का बहुत वफादार था। आजकल जानवरों में आप वफादारी देख सकते हैं, इंसानों में नहीं मिलती उतनी वफादारी, ये चीज़ आप देख सकते हैं। आप कुत्ता पालिए, ठीक, वो पूरी वफादारी करेगा, और एक नौकर पालिए, वो कहीं ना कहीं धोखा देगा आपसे, चोरी चमारी सब चीज़ करेगा। तो इंसान धोखेबाज है, फिलहाल जानवर वफादार है। तो ये बात हो गई कि चौगान ठीक खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है, इसे लाहौर में दफना दिया जाता है। और ये कहानी है कि सुब्रक ने गिराया था और कर्ण सिंह को लेकर ही उड़ गया था, मतलब अपने मालिक को बचा लिया था। तो 1210 में इनकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। इन्हें क्या क्या कहा जाता है? लाख बख्श, हातिम ताई, कुरान खां, याद रखना। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब इनके बेटे होते हैं आराम शाह। आराम शाह गद्दी पर बैठते हैं, और जैसे गद्दी पर बैठते हैं तो क्या होता है कि बाहर जनता त्राहिमाम करती रहती है कि मालिक हुजूर सुन लीजिए, सुन लीजिए। मालिक क्या हैं? सो रहे हैं। वो कहते हैं हमारे खेत में भैंस चली गई है, हमारे यहाँ आसमान टूट गया है, खूब पानी भर गया है, हमारे यहाँ नाली नहीं ठीक, बहुत सारी समस्याएं लेकर आती हैं, हमारी बकरी गुम हो गई। और सुल्तान हैं, मतलब जो भी हैं राजा, वो अपना सो रहे हैं, तो आराम ही कर रहे हैं। तो आराम शाह जो हैं उन्हें इल्तुतमिश मार देते हैं अमीरों के साथ मिलकर, और गद्दी पर बैठ जाते हैं। आराम शाह होते हैं कुतुबुद्दीन के बेटे, और इल्तुतमिश कौन होते हैं? आपके दामाद होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। चलिए इसमें देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो था वो आपका इल्तुतमिश था, क्योंकि सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण ही नहीं की उसने कभी, तो वो मलिक और सिपह सालार बन के रहा बस। और इसी वजह से दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा ने इसे ये पद दिया था। कब दिया था? देखिए सिस्टम ये होता है कि जो खलीफा होते हैं उन्होंने महमूद गजनबी को भी सुल्तान की उपाधि दी थी, लेकिन महमूद गजनबी यहाँ सिर्फ आक्रमण करने आता था। जब उसे पैसे की ज़रूरत होती, घर में पैसे ख़त्म हो जाते थे, तब आता था, सोना चांदी हीरे जवाहरात यहाँ से लूट के ले जाता था और अपने अम्मा अब्बा को देता था कि लो भैया खर्चा करो, तो टॉफ़ी कम्फर्ट खरीदता था। समझिए बात को। तो महमूद गजनबी यहाँ का नहीं था, भले ही उसे खलीफा ने दी थी क्या सुल्तान की उपाधि, लेकिन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान या भारत का पहला सुल्तान जिसे खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी गई जो उसने विकसित किया था। सुल्तान आजम की उपाधि ग्रहण की। जब इल्तुतमिश ने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ली 1210 में आराम शाह को मारने के बाद में, तो ये बदायूं का इक़्तेदार था, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस प्री में। और चूँकि गुलामों का गुलाम था, कौन? इल्तुतमिश। गुलामों गुलाम क्यों था ये भी जान लो। जब खोखरों का विद्रोह दमन कराया गया तो उसमें इल्तुतमिश ने बहुत बढ़ चढ़ के युद्ध में भाग लिया, जिससे मोहम्मद गौरी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा सुनो कुतुबुद्दीन भाई, ऐसा है, ये तुम्हारा गुलाम है ना, इसे गुलामी से मुक्त कर दो, बहुत बढ़िया, ये लड़ता वड़ता है, बहुत हेल्प करता है तुम्हारी, और तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। तो भैया मालिक को कौन मना करे? तो उसने कहा ठीक है, आज से तुम हमारी गुलामी से मुक्त हो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था मोहम्मद गौरी का, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है।
ये इल्बरी जनजात का तुर्क था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी जनजात का था। याद रखना भैया, ठीक, एकदम जहन में बैठा लो। सुल्तान बनने से पूर्व ये बदायूं का सूबेदार था। 1205 और 6 में खोखर जात के विद्रोह दबाने के लिए जो है अभियान जब मोहम्मद घोरी ने ऐबक के साथ किया, युद्ध में उसने साहस कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर घोरी ने ऐबक की दास्तां मुक्त कर दिया। समझिए बात को। अब आते हैं चंगेज खां 1221 में। 1221 में चंगेज खां भारत पे आक्रमण करते, लेकिन इल्तुतमिश की सूझबूझ के कारण कुछ नहीं हुआ। तो वो मंगोल नेता चंगेज खां उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। चंगेज खां के प्रकोप से ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी भागा था। ठीक, देखिए ख्वारिज़्म शाह गजनी पर बैठा था, उसने यलदौज को खदेड़ दिया। पहली बात 1215 की बात पहले सुन लो, उसके बाद आगे पढ़ना। तो ख्वारिज़्म शाह ने गजनी पर, जो कि यलदौज बैठा हुआ था, उसे भगा दिया और वहाँ अपनी शासन व्यवस्था संभाल ली। अब यलदौज आया, उसने कहा हम क्या करें, हमें भी राजपाट चाहिए। तो इल्तुतमिश के ऊपर आक्रमण किया। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ 1215 में। ये चीज़ याद रखना है। किसके बीच में हुआ? इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में हुआ 1215 में। इसमें यलदौज को इल्तुतमिश ने मार दिया, और जो कुबाचा बैठा हुआ था मुल्तान और सिंध पर, ठीक, चुपचाप बैठा था बेचारा। तो सोचे जब यलदौज आके हमारे यहाँ अबड़म गबड़म कर सकता है, तो ये भी कल को आएगा। तो ये जाते हैं मुल्तान और सिंध पर, कुबाचा के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। कुबाचा बेचारा हार करके जो है सिंधु नदी में डूब के मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तो अब देखिए, हाँ, तो ख्वारिज़्म शाह वहाँ बैठा है। अब क्या होता है, जो ख्वारिज़्म शाह के पुत्र होते हैं जलालुद्दीन मंगबरनी, तो उनके ऊपर आक्रमण हो जाता है आपके, किसका? चंगेज खान का। चंगेज खान वहाँ कब्जा कर लेता है। तो ये भागते हुए आते हैं, कुछ रंजिश वगैरह सिस्टम रहता है, बस भागते हुए आते हैं, कहते हैं इल्तुतमिश से कि हमें सहायता दे दो। इल्तुतमिश समझ जाते हैं कि भैया मंगोल बहुत ख़तरनाक हैं, इनसे हम पंगा नहीं ले सकते हैं, और सहायता देने से कर देते हैं मना। जलालुद्दीन मंगबरनी जो है वो 1224 में जो आपका चंगेज खान है, इन्हें लेकर चला जाता है। तो इस समस्या का समाधान हो गया है, मतलब भारत जो है मंगोल आक्रमण से बच जाता है। और ये घटना जो हुई है 1221 में हुई है, याद रखना, मतलब चंगेज खां आया है। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं आपकी, वहाँ पर तेलियागढ़ी का एक युद्ध, तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया, बिहार में। समझिए बात को। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के इसने सिक्के चलवाए थे। ठीक, शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलवाए? क्वेश्चन आएगा, क्या लगाओगे? इल्तुतमिश लगाना है और कुछ नहीं। तो सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे आपकी इल्तुतमिश ने। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के थे, चांदी का टका जो कि 175 ग्रेन का था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इल्तुतमिश ने जो चांदी का टका चलवाया था वो कितने ग्रेन का था? तो 175 ग्रेन का था। और तांबे का जीतल भी इसी ने चलवाया था। सिक्कों पर टकसाल या नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। तो क्वेश्चन आ जाए कल को कि भारत में किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर नाम लिखवाने का चलन शुरू किया? तो आप इल्तुतमिश लगा देना। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा खिलत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान बन गया। 1229 में इसे सुल्तान की उपाधि ग्रहण हुई है, याद रखना। 1215 में तराइन का युद्ध हुआ, ये भी याद रखना। 1221 में चंगेज खां भारत आया, ये भी याद रखना। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, याद रखिए। इब्न बतूता ने वर्णन किया है कि इल्तुतमिश अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जिनके गले में 2 घंटी लगी हुई थी, और जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बने कल को कि किसने 2 शेरों को बाहर बैठाया था, मतलब मूर्ति लगाई थी और उसमें घंटी बाजी थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदार नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। ठीक, अमीरदार। डॉक्टर आर बी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से ही शुरू होता है। भाई सिस्टम तो इसी ने बनाया। ठीक, मुस्लिम संप्रभुता का पूरा जितने भी नए नए कानून वगैरह, अरबी सिक्के, सब इसी ने चलवाए। इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे
सबसे जो था क्या था, सबसे महान था गुलाम शासकों में, क्योंकि इसने काम बहुत बढ़िया बढ़िया किए थे। इसने मोनूमेंट भी बहुत बनवाए हैं, अभी बताते हैं। अतारकिन का दरवाज़ा हो नागौर राजस्थान में, ठीक, और बहुत सारी चीज़ें बनाई। या फिर मकबरा सबसे पहले इसी ने बनाया था सुल्तानगढ़ी का। तो इसीलिए जो है सबसे महान शासक अगर गुलाम वंश का पूछा जाता है तो इल्तुतमिश था, मतलब इनके अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका। अब देखो, इल्तुतमिश का जो बहुत प्रिय बेटा था उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद, जिसके ऊपर ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाते हैं। तो उसकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर के युद्ध में 1229 में। तो उसकी याद में ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाते हैं। अब इनका जो और पुत्र होता है वो होता है अयोग्य। तो ये अपनी पुत्री को जो है अपनी राज व्यवस्था के बारे में कि हाँ हमारे बाद हम मृत्यु को अगर प्राप्त होते हैं तो हमारी पुत्री को बैठाना। तो सिस्टम ये होता है कि रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती 1236 से 40 तक। इस पर भी बड़ा बवाला होता है लाल वस्त्र पहनकर, क्योंकि इल्तुतमिश का एक बेटा होता है जो ज़बरदस्ती जो है बैठ जाता है गद्दी पर। तो उसको जो है हटाने के लिए रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन करके अमीरों और जनता के सामने जाती हैं और कहते हैं कि हमें हमारे पिताजी ने कहा था कि हम गद्दी पर बैठे हैं, इन्होंने बैठा दिया। तो व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया था, ठीक। राजनीतिक दृष्टि से उसे राज्य की शक्ति और सरदाकारों सूबेदारों को विभाजित करने स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया गया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण पुरुष संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया। देखो, जो व्यक्तिगत दृष्टि से देखा जाए तो उसने इस्लाम की परंपराओं का विरोध किया, क्योंकि कोई भी महिला राज नहीं कर सकती इस्लाम के हिसाब से। लेकिन उसने दरबार में आई और वस्त्र जो पर्दा प्रथा था उसका त्याग किया, बहुत सारी चीज़ें उसने की। लेकिन अगर देखा जाए कि राजनीतिक दृष्टि से तो उसने बहुत सही काम किया। तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, ठीक। कैसे हटाया जाए? 1236 से 40 तक इनका शासन था। देखो, उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उन्हें सत्ता से हटाया था। अब इसमें बहुत लंबी कहानी है, बहुत लव स्टोरी घुसी हुई है। तो इसके लिए आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, हिस्ट्री वाला, रजिया बेगम के ऊपर। रजिया गुंडों में फंस गई तो उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सत्ता से हटा दिया। उसके बाद में देखिए जो मेन बैठता है ना, देखो 1240 तक का टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद जो मेन होता है गुलाम वंश में वो होता है बलबन, ठीक। और सब इतने मेन नहीं, जो मेन वही पढ़िए। बलबन ने 1266 से 86 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली है, ठीक। 66 से 86। उसे उलूग खां के नाम से जाना जाता है। बलबन को क्या किस नाम से जाना जाता है? उलूग खान। ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन आया था कि उलूग खां किसे कहा जाता है। वो बलबन को ही कहा जाता है, ठीक। उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। उलूग खां नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश की बात, यह भी एक इलबरी तुर्क था। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था और जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। मतलब बहुत संघर्ष झेला बेचारा। मंगोलों ने पकड़ लिया, फिर गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेचा। फिर 1232 में उसे दिल्ली लाया गया। फिर इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीद लिया। 1233 में ग्वालियर विजय करता है इल्तुतमिश, तो इसे खरीद लेता है, किसे? बलबन को। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। रजिया के काल में वह आमिर ए शिकार के पद पर पहुंच गया था। रजिया को मरवाने में ना बलबन का बहुत बड़ा हाथ था, समझिए बात को। बलबन का बहुत तगड़ा हाथ था, चालीसा दल का बहुत सिस्टम था। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जब हमारा बढ़िया वाला वीडियो देखेंगे आप जा कर के उसमें। फ़िलहाल यहाँ जल्दी जल्दी हमें पढ़ना है कुछ चीज़ों को। तो रजिया के काल में वह अमीर शिकार के पद पर पहुंच चुका था। कौन? बलबन। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का ही साथ दिया था, देखो मैंने बताया ना। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे आमिर ए आखुर का पद मिल गया। वही अमीर ए आखुर जो कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने दिया था। तो आमिर ए आखुर का पद किसे मिलता है? आपके बलबन को भी मिलता है। और अमीर ए शिकार रजिया के काल में थे। फिर इन्हें हटा करके मार करके बहराम शाह को गद्दी पर बैठाते हैं, बहराम शाह सुल्तान बनते हैं, तो फिर इन्हें आमिर ए आखुर का पद मिलता है।
ठीक। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर भी मिल जाती है और मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया था। तो बहुत दिमागी था, किसका साथ देना, कौन लंबी चाल का घोड़ा है। तो ये सब सिस्टम सोच के उसने रखा था, तभी जो है बाद में बढ़िया शासन, बुढ़ा हो गया तब जाके इसके हाथ में शासन व्यवस्था आई, लेकिन इसने हार नहीं मानी, जिसके फलस्वरूप उसे हासी की सूबेदारी दी गई थी। ठीक, मसूद शाह को इसने सुल्तान बनाया था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से कर दिया, जो कि सुल्तान बन चुके थे गुलाम वंश के। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया कि रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं, कल को हम भी सुल्तान बनेंगे। तो इसी अवसर पर नसीरुद्दीन ने इसे उलूग खां की उपाधि दी और नायाब ए मामलिकात का पद सौंपा। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हो गया और जो है 86 तक रहा था। बलबन के विषय में कहा जाता है कि रक्त और लोह की नीति इसने अपनाई थी। रक्त और लोह की नीति। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषता थी। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय ये था सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक। समझो बात को। नंबर एक बात, एक क्वेश्चन आता है कि रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी, मतलब जो भी है आग के बदले आग, ये वाला सिस्टम। तो बलबन ने ये नीति अपनाई थी, रक्त और लोहे की नीति। बलबन का राजत्व का सिद्धांत पहला तो ये था कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा दिया गया है। सुल्तान का पद आम पद नहीं है, ये ईश्वर ने बनाया है। दूसरा था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, मतलब कठोर होना आवश्यक है, चाहे जिसको हो दंड दो, मारो पीटो, ख़त्म करो, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब उसका ये था। तो ये दो चीज़ें याद रखना। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर के अपने राजनीतिक आदर्श निर्मित किए थे। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न भी किया। राजा को धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि या नियामत ए खुदाई माना गया है। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है, मतलब पैगंबर के बाद सिर्फ हमारा नंबर है। कहने का मतलब उसका यही था। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इल्लाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, ये वो कहता था कि राजा क्या है, जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही, मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब। आप लोगों ने सुना होगा फिल्म में जिल्ले इल्लाही, तो आज मतलब भी जान लीजिए, ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का दूसरा रूप। तो आगे देखते हैं भैया। वह दिल्ली में बैठा, ठीक, वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। तो दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत, मतलब यही कि हाँ जो मतलब सुल्तान का पद है ईश्वर का दिया हुआ है, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, तो इस तरह का बयानबाजी देने वाला वो प्रथम सुल्तान था। राजत्व का सिद्धांत देने वाला। क्वेश्चन बन सकता है, फंसा सकते हैं आपको, टेंशन काहे लेते हो आप, इल्तुतमिश बलबन में कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन राजत्व का सिद्धांत जो दिया तो वो पहला सुल्तान था। उसने अपने पुत्र बुगरा खान से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। उसके पुत्र का नाम था बुगरा खान, ठीक, और सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपरा अपने दरबार में आरंभ किए। ईरान के कुछ जो बादशाह होते थे वो चलाते थे सिजदा पाबोस। सिजदा मतलब भूमि पर लेट जाओ, एकदम पहुड़ जाओ, मतलब लेट करके जो है अभिवादन करो, ठीक। और पाबोस मतलब सुल्तान के चरण को चूमो। चूमो मतलब वही है कि तलवे चाटो वाला सिस्टम, समझ सकते हैं आप। तो दो थे सिजदा पाबोस। तो सिजदा पाबोस प्रथा किसने शुरू की, तो सिजदा और पाबोस का अर्थ भी समझ लो, कल को अर्थ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी सटक गई और उसने भांग धतूरा खा लिया तो कुछ भी पूछ सकता है। तो सिजदा मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पाबोस मतलब सुल्तान के चरणों को चूमना। ऐसी रीतियों का आरंभ बलबन ने किया था। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज होता है बड़ी शानो शौकत के साथ मनाता था। फारसी त्यौहार नौरोज कौन मनाता था, ये भी क्वेश्चन आएगा, बता देना भैया, बलबन। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने कहा कि मंगोल कभी भी आ सकते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम एक दीवान ए अर्ज की स्थापना करते हैं, और ये सैन्य विभाग था, याद रखना। दीवान ए अर्ज क्या था, एक सैन्य विभाग। बलबन ने अपने सेना मंत्री दीवान ए अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था। इमाद उल मुल्क कौन थे, सेना के मंत्री थे, जिसका नाम था दीवान ए अर्ज के मंत्री, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की
कमी ना हो। बस चलो अब क्वेश्चन आंसर पे आ गए हम। जो चीज़ें पढ़ी आपने वो अब हम क्वेश्चन आंसर में देखेंगे कि कितना आपने पढ़ा है। और वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे ना, सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका रिवीजन तगड़े से हो जाएगा। फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। फिर ये समझ लीजिए कि आपको ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया है। चलिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताओ कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक भैया, वही तो सबसे पहले आया। ठीक, अलाउद्दीन तो खिलजी हैं, तो कुल इनका गुलाम से क्या रिलेशन। बलबन लास्ट में आया तो संस्थापक काहे होगा, इल्तुतमिश तो बाद में आया। तो हो गया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए ये देख लीजिए, लिखा हुआ है। मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? पता है आप सबको, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो भैया, 2 हो गए, तीसरा हम। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श, कुरान खां, हातिम ताई, जितने भी नाम थे वो सब आपके थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। क्वेश्चन आंसर करने से क्या होता है ना भैया, दिमाग की बत्ती खुल जाती है। सेंटर फ्रेश वाला प्रचार देखा है कि नहीं आप लोगों ने, कि मतलब दिमाग की बत्ती जली क्या, काका वाली जो ऐड आती थी, बहुत बढ़िया लगती थी हमें। तो अपनी उदारता के कारण लाखों को दान देता था। कुतुब मीनार का निर्माण ये सब पता है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि आपकी कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। और है क्या 2.5 दिन का झोपड़ा, बताओ? मंदिर तो है नहीं, ठीक, मीनार भी नहीं है, संत की झोपड़ी नहीं है, मस्जिद है। ठीक, याद रखना, इसमें मस्जिद टिक लगा दो, नहीं भूल जाओगे भैया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि तुर्कों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद थी। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। तो दिल्ली और अजमेर लगा दो, बस ज़्यादा मत सोचो। किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक देगा। बस आगे बढ़ो। ओके, नहीं नहीं नहीं, योगदान नहीं दिया था। क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया करो, यही तो दिक्कत हो जाती है। तो क्षमा प्रार्थी हैं भैया, जल्दीबाजी हो गई। किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं? देखो, कुतुबुद्दीन ने दिया, पहली मंजिल बनवाई, दूसरी तीसरी चौथी इसने बनवाई, फिर चौथी जो टूट गई ना, तो इसने एक साथ 2 मंजिल बनवा दी फिरोज शाह तुगलक ने, तो इन्होंने नहीं दिया। बस इसी तरह पढ़ो। चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। लाहौर मतलब लाहौर, समझे? लाहौर थी इनकी राजधानी। चलो आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ हम। ओके, चलिए भैया, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेल रहे थे और अश्व से गिर गए, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई। ये सारे गलत है। डायरेक्ट देखो, जो पढ़ रखा आपने तो कुछ सोचिए मत, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर पे आइए। ओके, चलिए, किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया? ओके, दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी, तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर में थे, वो लाहौर को। तो भैया ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? सल्तनत काल, दिल्ली के सल्तनत काल की राजधानी, मतलब दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर को ही बना के रखे थे। आपके इल्तुतमिश आते हैं तो बनता है, तो भी सही हो जाएगा, समझिए बात को। इल्तुतमिश 1211 से 1236 दे रखा है, कहीं के 1210 से 36। ओके, तो इन्होंने ही जो है दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में बनाया था। और इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जिसमें चांदी का टका 175 ग्राम का और तांबे का जीतल था। समझिए बात को समझना जरूरी है। सिक्कों पर नाम लिखवाने की पद्धति भी इसने शुरू की थी, समझिए बात को। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की, तो इल्तुतमिश थे। और कौन ही होगा, इसी ने दिल्ली को राजधानी घोषित की। कौन सी इनमें से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत काल की राजधानी थी? वही चीज़ है, बार बार देखो, आरो में भी आया है। ठीक, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक दिल्ली का, तो कुतुबुद्दीन है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक भैया, लाहौर का नहीं पूछ रहा है, तो लाहौर के थे ना, तो इन्हें मत लगाइएगा। इसी तरह फंसाता है, समझिए क्वेश्चन को।
वो पूछ रहा है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, तो इल्तुतमिश लगा के आना। ये देखो इस तरह फंसाता है। देखो आंसर क्या दे रखा है, भी सही है। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की थी। समझिए बात को बस। चलो भैया आगे चलते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम तो पता ही आप लोगों को, अब इसमें भी बताएंगे हम तो, कहा ही हमारी बेइज्जती कराएंगे आप लोग। इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, तो गुलाम का गुलाम। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका आपकी हो जाएंगी रजिया सुल्तान। रजिया गुंडों में फंस गई। इल्तुतमिश की बेटी थी, लाल वस्त्र पहन के जाती है, सब प्रजातंत्र से अपना हक मांगती है, प्रजातंत्र से गद्दी बैठाती है। याकूत मलिक, अल्तुनिया, इन सब की कहानी के लिए आप हमारा वीडियो फुल वाला देखिए। और फिर हो जाता है धोखा। सब चालीसा दल, बलबन सब मिल करके, चालीसा दल का उस समय एक मेंबर था बलबन, और उसने सब लोगों ने मिल करके रजिया सुल्तान को जो है वो हरियाणा के में एक जगह कैथल, वहीं पर उसके आशिक के साथ में उसे मार दिया था, ठीक, अल्तुनिया के साथ में। तो समझिए बात को, बहुत मार्मिक कहानी है, ठीक, रजिया सुल्तान की, रजिया बेगम की बात करेंगे पूरी। तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक स्त्री के संबंध में इस्लाम तो सिस्टम समझियो। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित किसके काल में भारत आए थे? तो भैया 1221 में आए थे चंगेज खां, बताया मैंने। किसका पीछा करते हुए आए थे? जलालुद्दीन मंगबरनी, जो कि ख्वारिम शाह का पुत्र था, गजनी का उत्तराधिकारी था, तो उसको खदेड़ते हुए आए थे। तो किसके शासन काल में आए थे? तो इल्तुतमिश, क्योंकि 1200 आपके 10 से लेकर के 36 तक का टाइम पीरियड इल्तुतमिश का ही होता है, बस समझो बात को। दिल्ली का सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां किसके समकालीन था? इल्तुतमिश के समकालीन था, समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया हम। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी तट तक देखे गए? इल्तुतमिश, वही क्वेश्चन है। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। ओके, अभी मंगोल बहुत आएंगे, टेंशन न लो, लेकिन चंगेज खान जो है वो इल्तुतमिश के शासनकाल 1221 में आता है। चंगेज खान का असली नाम क्या था? मूल नाम उसका था, फासुल का नहीं था, एसुगई नहीं था, वो तेमुचिन नाम था इसका। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुचिन था, ठीक, समझिए बात को। चलिए अब देखिए, इसमें कथन दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको सब सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा। ख्वारिज्म का युवराज था जलालुद्दीन मुगल, ये सही है भाई, ख्वारिज्म का युवराज। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर के मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार किया था। तैमूर लंग आया था 1398 में, ये भी जो है सही है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। तो केवल एक सही है इसमें और सब सही नहीं है, ये भी गलत है। तैमूर लंग 1398 में आया, तब जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल नहीं था, विजयनगर साम्राज्य के समय नहीं हुआ, ये तो सही है, बस पहला ही सही है, ठीक। आइए आगे बात करते हैं भैया। अब देखिए इसमें पूरा दे रखा डिटेल, फिलहाल आप लोगों को ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम भी आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए ये तो बात सही है कि मंगोलों का आक्रमण जो चंगेज खां था उसने ख्वारिज्म का युवराज जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए आया था, तो सही हो गया, पहला कथन सत्य है। तैमूर लंग आया था 1398 में और उस समय तैमूर नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल चल रहा था, तो वो गलत है। जो मोहम्मद आपका क्या मतलब तुगलक वाला टाइम पीरियड जो उसमें बता रखा है वो गलत है आपका, तो दूसरा असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका देवराज द्वितीय के शासनकाल में ईरान पर राजूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया था 1498 में। वास्को डिगामा केरल के तट पर बैठा, उस समय नरसा नायक थे, नरसा नायक गद्दी पर बैठे हुए थे। नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था, नरसा नायक का भी नहीं था।
तीसरा भेज सकते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। ठीक, किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। मलिक जानी जो थे उन्हें नियुक्त किया था। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार करके आपके जो है मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका? तो तुर्कों का भैया। तुर्क लोग अपना अपना राजनीति षड्यंत्र लगाए और रजिया बेगम को हटा दिया गया। सिस्टम समझिए। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन तो इसमें लिखा ही नहीं, तो बहाउद्दीन कहीं नहीं लिखा भैया। गयासुद्दीन, गयासुद्दीन, हाँ गयासुद्दीन बलबन और बहाउद्दीन भी नाम था, दो नाम थे। तो गयासुद्दीन बलबन, ये यहाँ गयासुद्दीन लगाना पड़ेगा, कहने का मतलब। दूसरा नाम जो था इसका बहाउद्दीन था, याद रखना। गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था, सिर्फ बलबन नहीं था, गयासुद्दीन बलबन था। और क्वेश्चन फंसाने के लिए भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं प्री में भी। तो गयासुद्दीन बलबन 1266 से 86 तक इसने शासन किया, 20 साल का। और उलूग खां की उपाधि धारण की। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश के बाद यह भी एक इल्बरी तुर्क था। कल को क्वेश्चन आ सकता है कि इल्तुतमिश के बाद इल्बरी तुर्क कौन था, तो आप लगाएंगे बलबन। रक्त और लोह की नीति भी इसने शुरू की थी। सिजदा पाबोस भी शुरू किया था। ठीक, समझिए बात को। रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। प्रथम इसने विशेषता बताई। राजत्व का सिद्धांत भी बलबन ने दिया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कल को कि राजत्व का सिद्धांत किस सल्तनत काल के शासक ने दिया था, तो बलबन ने दिया था। दो सिद्धांत दिए थे कि जो ईश्वर है, सुल्तान का पद ईश्वर से के द्वारा दिया हुआ है, और सुल्तान का निरंकुश होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कहने का मतलब यही था। रजिए रक्त एवं लोह की नीति बलबन ने अपनाई थी। चलो भैया, ओके। अब कहा गया बलबन कारण आ रहे। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ये बात सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो ये भी बात सही है, दोनों सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, कि ए की समुचित व्याख्या आर नहीं करता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मंगोल के ऊपर उसका सिस्टम नहीं था। उसने सिजदा पाबोस प्रथा चालू की, रक्त लोह की नीति चालू की, तो बहुत सारी चीज़ें थी। सिर्फ मंगोल की वजह से ऐसा नहीं था। तो आप भी लगा दीजिएगा, लगा दीजिएगा, क्या लगा दो ये भी। ठीक, चलो अब देखिए, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि कौन सी ग्रहण की थी, तो जिल्ले इलाही की उपाधि ग्रहण की थी। जिल्ले इलाही मतलब समझते हैं ईश्वर का प्रतिबिंब। मैं ईश्वर का क्या हूँ? प्रतिबिंब हूँ। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपने आप को जिल्ले इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब कह दिया था। समझिए बात को। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। तो भैया बलबन, राजत्व का सिद्धांत आपके बलबन ने दिया था। बस सिस्टम समझो, कुछ और नहीं करना है। भारत में प्रसिद्ध त्यौहार नौरोज का, ये भी आपके बलबन ने किया था। प्रैक्टिस इसीलिए करवाया, आईएएस के प्री में आया क्वेश्चन है। समझिए बात को, ऐसे नहीं आपको पढ़ा रहे हैं। कौन सा इस कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? देखो, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने एकतादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, तो ये गलत है। पूछिए काहे एकतादारी प्रथा तो चालू किया था आपके इल्तुतमिश ने, तो बी हो जाएगा इसमें, बस और कुछ सोचने नहीं है इसमें। ठीक, नसीरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि से दी थी। बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। गयासुद्दीन बलबन पूरा नाम था। 1266 से 86 तक इसका शासन पीरियड। और बलबन ने राजत्व संबंधी विचारों का वो किया था, ईश्वर को प्रतिनिधि अपने आप को कहता था, जिल्ले इलाही, ये सब चीज़ें हैं। किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिदों की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक, इसने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित कर दिया था कि मैं खलीफा का सहायक हूँ। उसने खलीफा से कोई उपाधि में, मैं खलीफा का सहायक हूँ, बस डायरेक्ट इसने बोल दिया था। और गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद जो है वहीं पर उसी की दीवार के शिलालेख में इसने खुद को खलीफा का सहायक कहा है। तो खलीफा का सहायक किस सुल्तान ने खुद को कहा था? तो बलबन ने कहा था, याद रखना। ठीक, ज़रूरी है भैया। अब देखिए, ये आपका कंप्लीट हो जाता है।
कल से जो है, कल मतलब क्या, हाँ कल वीडियो आ जाएगा खिलजी का, आपका खिलजी वंश के ऊपर पूरा आपका सिस्टम जो है वीडियो आ जाएगा। जो भी है आपका ये क्या कहते हैं, घटना चक्र का एडिशन है 2023-24 का, और देखने को मिलेगा कल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ये अनन्य विनय सबने निवेदन है।